नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इंडिया टीवी लगातार दिल्ली में जो दंगे हुए उससे जुड़ी हुई एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है, एक एक दर्द आप तक पहुंचा रहा है, एक एक इन्वेस्टिगेशन आपके सामने रख रहा है। लेकिन आज पहली बार दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन पर आने जा रही है। 24 फरवरी को जब दिल्ली में दंगे का पहला दिन था, दिल्ली के जाफराबाद से एक तस्वीर आई थी, आप सबको याद होगी, जिसे देखकर पूरी दिल्ली डर गई थी। एक दंगाई शाहरुख एक कांस्टेबल के सिर पर पिस्टल ताने हुए दिख रहा था उस तस्वीर में। दिल्ली के कांस्टेबल की यह तस्वीर पूरी दुनिया में देखी गई। सबने इस बहादुर कांस्टेबल दीपक दहिया की जाबाजी की तारीफ की। यह तस्वीर देखी सबने, लेकिन उस वक्त कब लम्हा क्या था, हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर क्या बीती थी, उन्होंने कैसे बहादुरी से वहां पर संयम कायम रखा, यह आज तक न किसी अखबार में छपा, न किसी टेलीविजन चैनल पर देखा। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर 2 दिन की मेहनत के बाद बहादुर कांस्टेबल दीपक दहिया तक पहुंचे। दीपक दहिया के सिर पर ही दिल्ली के मोस्ट वांटेड दंगाई शाहरुख ने पिस्टल तानी थी। दीपक दहिया से खुद सुनिए आखिर इस तस्वीर का सच क्या है। 24 फरवरी को उस दिन क्या हुआ जब शाहरुख उनके सामने बंदूक लिए बंदूक ताने खड़ा था, उनके अंदर क्या चल रहा था। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस दौरान हिंसा हुई, वहां पर एक बेहद खतरनाक तस्वीर देखने को मिली। एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए लगातार फायरिंग कर रहा था। एक बहादुर पुलिसकर्मी उसके सामने जाता है, उसके पास हथियार नहीं होता, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिस शख्स के हाथ में पिस्टल होती है वो हवा में फायर करता है, पुलिसकर्मी के ऊपर फायर करता है। और उस दौरान वो पुलिसकर्मी बाकी लोगों की जान कैसे बचाता है, अपनी जान कैसे बचाता है, किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करता है, इस बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं दीपक दहिया जी के पास। दीपक दहिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हेड कांस्टेबल हैं, 3rd बटालियन में हैं, फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है और एक बहादुरी का उदाहरण इन्होंने दिया है कि जब हालात होते हैं तो किस तरीके से उन्हें कंट्रोल में किया जाए। दीपक जी, जो तस्वीर सामने आई, जो वीडियो में दिख रहा है कि कैसे आपके सामने पिस्टल लहराता हुआ शाहरुख नाम का वो शख्स पहुंचता है, फायर करता है, क्या हुआ था, कितने बज रहे थे, पूरी बात बताइए तसल्ली से। क्या पता लगा था? नियरली 2 से 3 का टाइम था सर, दोपहर में, और हम मॉब को कंट्रोल कर रहे थे सर दूसरी साइड के रोड पे। तो जैसे ही मैं उधर से इस रोड पे आया, जाफराबाद से मौजपुर की तरफ वाले पे, तो वहाँ अचानक से वो फायरिंग करता हुआ आ रहा था पब्लिक के ऊपर। और बीच में सर मैंने देखा कि ये ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैंने उसको चेतावनी दी कि वहीं पर रुक जाओ, नहीं तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर इस तरीके से मैंने उनको चेतावनी दी। वो थोड़ा सा वो नर्वस हो गया, फिर उसने एक साइड दूसरा फायर करके और वो वापस अपने मॉब में वापस चला गया। उस वीडियो में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जाफराबाद से मौजपुर की तरफ आने वाला ये रास्ता है, लेकिन वो 1-2 नहीं कई सारे फायर करता है। आप उसके बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं। आप अकेले थे उस वक्त, बाकी की फोर्स कहाँ थी? और जब आप अकेले थे तो अकेले कैसे समझाया, क्योंकि उसने तो पिस्टल आपके सामने भी तान के फायर किया, ऐसा दिख रहा है। सर एक्चुअली जो रोड पार करके आया मैं, तो मैंने देखा कि पब्लिक के ऊपर फायरिंग हो रही है, तो मैंने यही सोचा कि इसे कैजुअलिटी ना हो, किसी आदमी की जान ना जाए, तो इसीलिए मैंने उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए ट्राई किया, और जिसमें मैं कामयाब हो गया सर। जब वो आपके सामने आ गया था, पीछे भी उसने फायरिंग की थी, हाथ में उसके पिस्टल थी, आपके पास कोई हथियार नहीं था, तो उस वक्त आपके दिमाग में नहीं आया कि आप उसके सामने हैं, उसके हाथ में पिस्टल है, वो आपकी तरफ फायर कर सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? उस वक्त दिमाग में ऐसे कंडीशन में आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कैसे आपने सब कुछ संभाला वहाँ पर? नहीं, सबसे पहले तो सर हमारी ड्यूटी है कि पब्लिक की सेफ्टी सबसे पहले है, अपनी जान देकर भी हमें उन्हें बचाना है सर। तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पहले सबसे पहले इनको बचाना ज़रूरी है, इससे कैजुअलिटी ज़्यादा हो सकती है। कि मेरे दिमाग में यही था सर कि सबसे पहले इनको उस फायरिंग रेंज से बाहर निकालना है, कहीं किसी को लग ना जाए कोई गोली। आपकी ड्यूटी उस दौरान कहाँ थी, क्योंकि उस पूरे एरिया में अचानक से हिंसा फैली थी? आपकी ड्यूटी कहाँ थी और आप जब वहाँ पहुँचे क्या पता लग रहा था, किस तरह की जानकारी मिली थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है? सर मौजपुर चौक पर ड्यूटी थी हमारी, वो शांतिपूर्ण धरना चल रहा था इधर, और अचानक से पीछे से काफ़ी मॉब खड़ी दिखाई दे रही थी। फिर होटिंग करते हुए आपस में पत्थरबाजी चलने लगी, तो हम समझाने लगे सर, दूसरी साइड रोड पे थे हम, कोशिश कर रहे थे, लेकिन और फिर मैं जो रोड क्रॉस करके आया, जैसे ही मुझे शूटिंग की आवाज़ सुनाई दी कि शूट चल रहा है, मैं एकदम आया सर, मैंने देखा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि पब्लिक के ऊपर ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है,
इसीलिए मैं सर उसके सामने उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके साथ। किस तरीके से माइंड डाइवर्ट किया, कैसे कामयाब हुआ? जब आपके सामने आ गया तो कोई क्या कम्युनिकेशन हुआ, कुछ बोला आपने या उसने कुछ बोला? जी सर, वो कह रहा था कि मैं गोली मार दूंगा तो पीछे हट जा, गोली मार दूंगा तो हट जा। मैंने उसको बोला कि आप ऐसे गोली नहीं मारें, किसी को लग सकती है। मैं उसको थोड़ा डराने की कोशिश की, तो इससे थोड़ा सा कामयाबी मिल गई सर। लेकिन जब उस आपसे जब बातचीत हो रही थी, जो आप बता रहे हैं आपने समझाने की कोशिश की, उस दौरान उसने दाहिने तरफ रोड पर एक फायर किया और फिर आपकी तरफ पिस्टल तानी थी उसने, तो क्या आपको भी फायर किया? नहीं, वो फायर बाद में किया था सर, पिस्टल पहले तान रखी थी, बाद में वो फायर करके और फिर वापस भाग गया सर। एक फायर वो ग्रिल रूम के अंदर से गया सर, उसका पता नहीं चला मुझे क्या हुआ। आपके ऊपर भी फायर किया उसने? सर एक फायर स्टार्टिंग में आते वक्त किया था सर। तो उस वक्त कैसे बचे आप, कैसे अपने आप को बचाया? वो सामने का फायर था सर, थोड़ा सा मैं हिल गया था सर, वो साइड से निकल गया था। अच्छा, जब ये पूरी हिंसा वहाँ पर हो रही थी, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे और आपके सामने ही ये सारी फायरिंग हुई, और भी काफ़ी भीड़ थी उसके साथ, जो कि वीडियो में दिख रहा है, उन लोगों से भी उन लोगों ने भी वहाँ पे फेंकते हुए आ रहे थे सर, पीछे से काफ़ी लोग आ रहे थे, तो टाइम थोड़ा सा सर इसीलिए मुझे पीछे हटना पड़ गया। बाद में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे सर, जब वो पीछे गया तो वहाँ से फिर काफ़ी लोग आ गए थे, पत्थर फेंक रहे सर बहुत भारी भारी। तो उसके बाद मैं पीछे चला गया सर। जब मुझे ये संतुष्टि हो गई कि अब पब्लिक में कोई दिक्कत नहीं है, बच जाएंगे, अब किसी को गोली लगने का चांस नहीं है, तो मैं फिर आराम से पीछे निकल गया सर। अच्छा, उसके बाद क्योंकि आप वहाँ पर थे, फिर किस तरीके के हालात वहाँ पर बने जब वो वहाँ से वापस गया? सर वापस जाने के बाद थोड़ी स्थिति कंट्रोल में हो गई और कैजुअलिटी होने के चांस कम हो गए सर, थोड़ा दूर दूर हो गए सब। उसके बाद हमारी फोर्स और भी सर और जगह अलग अलग जगह भी हो रहे थे सर, तो या वो इकट्ठे हो गए थे सर, फिर बाद में बीच में काफ़ी संतुलन हो गया था सर। दीपक जी, आप बेहद करीब थे उसके, जिस शख्स के हाथ में पिस्टल थी, फायरिंग वहाँ पर लगातार हो रही थी, हालांकि उस वक्त कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन क्या आपको उसकी पिस्टल देखकर क्या लगा? क्या देसी तमंचा था या किस तरीके की पिस्टल थी जिससे वो हवाई फायर कर रहा था? सर जब से मैं भर्ती हुआ हूँ सर, मैंने ये पिस्टल देखी नहीं है, जो वो उसकी वो इंग्लिश पिस्टल लग रही थी देखने में, लेकिन मैंने तो जो यूज़ की है सर, ये हमारे जो होती हैं वो उससे अलग थी सर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब मॉब इकट्ठी हो जाती है, आपके उस पर आपने जैकेट पहनी हुई थी, वो एक सेफ्टी रीज़न आपको लगा? जी सर, मैं जैकेट के भरोसे पे ही था सर। सबसे पहले तो मुझे ये पता था कि पब्लिक के पास सेफ्टी नहीं है, मेरे पास कुछ सेफ्टी है। अगर गोली चलती भी है तो मेरे बचने के चांस ज़्यादा हैं सर, और किसी को लग जाती तो उसके चांस। जो ये पूरी हिंसा हुई है, इसमें जितने लोगों की जान गई है या जो लोग घायल हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बुलेट इंजरी भी लोगों को हुई है, तो क्या जब ये फायर कर रहा था तो क्या लगी थी किसी को गोली या हवाई फायरिंग कर रहा था? इसका मकसद क्या था, कुछ ऐसा लग रहा था आपको? हाँ सर, ये तो नहीं पता चला कि किसी को लगी या नहीं, तब तक किसी ने ना कुछ बताया था सर, और बाद में पता भी नहीं चला कि लगी है या नहीं लगी है। बाकी कोशिश यही थी कि सर किसी को ना लगे। बाकी जो फोर्स थी, क्या फिर वो लोग आपसे मिले, आप लोगों को आपको संभाला, या उस दौरान कहाँ थी फोर्स? जो वो रोड की दूसरी साइड मॉब को कंट्रोल कर रही थी सर। हाँ। तो जैसे उनको पता चला, फिर वो भी इकट्ठे होके आए, फिर उन्होंने कंट्रोल किया सर। आपने देखा अचानक से कि एक शख्स आ रहा है फायर करता हुआ, तो आपको ये नहीं लगा कि पहले औरों को बताएं? आपने अपनी जान की परवाह करे बिना आप बिल्कुल उसके सामने आ गए, उसे समझाने की कोशिश की। उस वक्त आपको ये नहीं लगा कि मैं अगर सामने जाऊंगा मुझे अकेला देखकर मेरे ऊपर हमला कर देगा, या उस वक्त दिमाग में ये बात नहीं आई? अपनी जान के बारे में नहीं सोचा आपने उस वक्त? नहीं सर, ये तो ड्यूटी पार्ट ऑफ ड्यूटी है सर। अपनी जान अगर सोचेंगे तो सर पब्लिक की सेवा कैसे कर पाएंगे, उनकी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? तो बस उसके बाद यही सोचा था सर कि पब्लिक को किसी को कैजुअलिटी ना हो जाए, बस इसीलिए आ गया। बिल्कुल, आपकी ड्यूटी ऐसी है और पुलिस की ड्यूटी ऐसी है कि हमेशा जनता के बारे में सोचना है। सबका एक परिवार है, इंसान ही है, आप और हम इंसान हैं। उस वक्त क्या थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लगा कि खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है? परिवार के बारे में कुछ ऐसा लगा कि सामने एक बंदूक तान के खड़ा हुआ है, इतनी मॉब इकट्ठी है, एक आदमी के दिमाग में ये भी आता है कि अचानक से कोई हमला कर देगा, ऐसा कुछ आया दिमाग में? परिवार का ख्याल आया, कोई ऐसी बात हुई? नहीं सर, औरों के भी तो परिवार है सर, पहले उनकी सोचने की, उनके बारे में तो सोचता हूँ सर मैं पहले। ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि आपकी ड्यूटी ऐसी है, जान की परवाह करे बिना आपने और जनता के बारे में सोचा कि किसी और को गोली ना लग जाए। जब ये कंडीशन हुई, जब वीडियो टीवी चैनल्स पर चलने लग गया, सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गया, उसके बाद परिवार से फ़ोन आया? उसके बाद कुछ बात हुई कि आप ठीक हैं, आप सुरक्षित हैं? चिंता घर वालों को बाद में हुई? कुछ हालचाल पूछा? जी सर, उनको 2 दिन बाद पता चल गया सर सोशल मीडिया से। फिर बाद में पिताजी ने तो कहा था सर कि आपकी पार्ट ऑफ ड्यूटी है और आपने बहुत अच्छा किया है, और आगे अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हम हमारी तरफ से तो पूरा अप्रिशिएट है कि आगे भी आप ऐसी सुरक्षा करते रहें। परिवार में कौन कौन है आपके? पिताजी हैं सर, 2 छोटे भाई हैं, और मम्मी, वाइफ, 2 बेटियां। फक्र महसूस हो रहा है परिवार वालों को कि
अपनी जान की परवाह नहीं करी, आप सामने खड़े हो गए, कुछ आपको ऐसा लग रहा है, एक प्राउड महसूस या घर वाले के या इलाके के लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? जी जी सर, पूरा गांव सभी कह रहे हैं सर कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, तूने किसी को चोट भी नहीं लगने दी और अपने आप को भी बचा लिया। तो देखिए ये दीपक दहिया जी हैं, हेड कांस्टेबल हैं, ट्रेनिंग चल रही है फिलहाल इनकी, 3rd बटालियन में है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सामने जब वो शख्स बंदूक लहराता हुआ आ रहा था, उस दौरान इन्होंने देखा कि वहां पर तमाम जनता है, किसी को भी गोली लग सकती है, सबकी जान खतरे में आ सकती है। इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, सामने आकर खड़े हो गए, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की। जो सामने बंदूक लहरा रहा था शाहरुख, जो फायरिंग कर रहा था, उसे इन्होंने कहा कि यहां पर लोगों की जान को खतरा हो सकता है, इस तरीके का काम वो ना करे। जिसके बाद हालांकि वो शख्स जो है नहीं माना, हवाई फायर करता रहा, उसके साथ मॉब इकट्ठी हो गई, पथराव जो है लगातार पुलिस के ऊपर कर रही थी। कई पुलिसकर्मी इसमें चोटिल हुए हैं, एक पुलिसकर्मी जो है उनकी रतनलाल, उनकी मौत हो गई है। अभी तक जो पुलिस के सूत्र हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि शाहरुख फरार है, उसके परिवार का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अब तक वो सामने नहीं आया है। शाहरुख को ढूंढने के लिए इस वक्त लगातार छापेमारी की जा रही है, ना केवल क्राइम ब्रांच बल्कि दिल्ली पुलिस। लेकिन इस तरीके के जो हमारे पुलिसकर्मी हैं दीपक दहिया, इनकी तारीफ की जानी चाहिए, इन्हें रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए कि ये जनता के लिए हमेशा तत्पर हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने पूरी जनता के बारे में सोचा और जनता की जान बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कैमरामैन राजा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो दिल्ली दंगे की जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा वायरल हुई तस्वीर थी, जिसमें शाहरुख नाम का एक दंगाई जो है पुलिस वाले पर बंदूक ताने हुए है, आज पहली बार आपने सुना कि उस वक्त उस पुलिस वाले के मन में क्या चल रहा था। और इतना गर्व हुआ मुझे दीपक दहिया को सुनकर कि इस पूरे 9-10 मिनट की बातचीत में वो एक ही बात दोहराते रहे कि मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरा कुछ हो ना हो, लेकिन जो लोग हैं वो बच जाएं। दीपक दहिया बार बार ये बात दोहराते रहे कि उनके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि लोगों को बचाना है। अगर मैं इस शख्स को रोक लूंगा, गोली चलाने से रोक लूंगा, तो आसपास जो लोग हैं उन्हें गोली नहीं लगेगी। अपनी ड्यूटी के दौरान किस तरीके से उन्होंने 100% दिया, किस तरीके से वो वहां पर डट कर खड़े रहे, डर का सामना किया, क्या कुछ उस दिन हुआ था, मैं चाहता हूं एक बार आप फिर से सुनिए दीपक दहिया को विस्तार से, अभय पराशर की एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस दौरान हिंसा हुई, वहां पर एक बेहद खतरनाक तस्वीर देखने को मिली। एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए लगातार फायरिंग कर रहा था। एक बहादुर पुलिसकर्मी उसके सामने जाता है, उसके पास हथियार नहीं होता, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिस शख्स के हाथ में पिस्टल होती है वो हवा में फायर करता है, पुलिसकर्मी के ऊपर फायर करता है। और उस दौरान वो पुलिसकर्मी बाकी लोगों की जान कैसे बचाता है, अपनी जान कैसे बचाता है, किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करता है, इस बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं दीपक दहिया जी के पास। दीपक दहिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हेड कांस्टेबल हैं, 3rd बटालियन में हैं, फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है और एक बहादुरी का उदाहरण इन्होंने दिया है कि ऐसी जब हालात होते हैं तो किस तरीके से उन्हें कंट्रोल में किया जाए। दीपक जी, जो तस्वीर सामने आई, जो वीडियो में दिख रहा है कि कैसे आपके सामने पिस्टल लहराता हुआ शाहरुख नाम का वो शख्स पहुंचता है, फायर करता है, क्या हुआ था, कितने बज रहे थे, पूरी बात बताइए तसल्ली से, क्या पता लगा था? नियरली 2 से 3 का टाइम था सर, दोपहर में, और हम मॉब को कंट्रोल कर रहे थे सर दूसरी साइड के रोड पे। तो जैसे ही मैं उधर से इस रोड पे आया, जाफराबाद से मौजपुर की तरफ वाले पे, तो वहाँ अचानक से वो फायरिंग करता हुआ आ रहा था पब्लिक के ऊपर। और बीच में सर मैंने देखा कि ये ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैंने उसको चेतावनी दी कि वहीं पर रुक जाओ, नहीं तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर इस तरीके से मैंने उनको चेतावनी दी। वो थोड़ा सा वो नर्वस हो गया, फिर उसने एक साइड दूसरा फायर करके और वो वापस अपने मॉब में वापस चला गया। उस वीडियो में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जाफराबाद से मौजपुर की तरफ आने वाला ये रास्ता है, लेकिन वो एक दो नहीं कई सारे फायर करता है। आप उसके बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं। आप अकेले थे उस वक्त, बाकी की फोर्स कहाँ थी? और जब आप अकेले थे तो अकेले कैसे समझाया, क्योंकि उसने तो पिस्टल आपके सामने भी तान के फायर किया, ऐसा दिख रहा है। सर एक्चुअली जो रोड पार करके आया मैं, तो मैंने देखा कि पब्लिक के ऊपर फायरिंग हो रही है, तो मैंने यही सोचा कि इसे कैजुअलिटी ना हो, किसी आदमी की जान ना जाए, तो इसीलिए मैंने उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए ट्राई किया और जिसमें मैं कामयाब हो गया सर।
जब वो आपके सामने आ गया था, पीछे भी उसने फायरिंग की थी, हाथ में उसके पिस्टल थी, आपके पास कोई हथियार नहीं था, तो उस वक्त आपके दिमाग में नहीं आया कि आप उसके सामने हैं, उसके हाथ में पिस्टल है, वो आपकी तरफ फायर कर सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? उस वक्त दिमाग में ऐसे कंडीशन में आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कैसे आपने सब कुछ संभाला वहाँ पर? नहीं, सबसे पहले तो सर हमारी ड्यूटी है कि पब्लिक की सेफ्टी सबसे पहले है, अपनी जान देकर भी हमें उन्हें बचाना है सर। तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पहले सबसे पहले इनको बचाना ज़रूरी है, इससे कैजुअलिटी ज़्यादा हो सकती है। कि मेरे दिमाग में यही था सर कि सबसे पहले इनको उस फायरिंग रेंज से बाहर निकालना है, कहीं किसी को लग ना जाए कोई गोली। आपकी ड्यूटी उस दौरान कहाँ थी, क्योंकि उस पूरे एरिया में अचानक से हिंसा फैली थी? आपकी ड्यूटी कहाँ थी और आप जब वहाँ पहुँचे क्या पता लग रहा था, किस तरह की जानकारी मिली थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है? सर मौजपुर चौक पर ड्यूटी थी हमारी, वो शांतिपूर्ण धरना चल रहा था इधर, और अचानक से पीछे से काफ़ी मॉब खड़ी दिखाई दे रही थी। फिर हुटिंग करते हुए आपस में पत्थरबाजी चलने लगी, तो हम समझाने लगे सर, दूसरी साइड रोड पे थे हम, कोशिश कर रहे थे, लेकिन और फिर मैं जो रोड क्रॉस करके आया, जैसे ही मुझे शूटिंग की आवाज़ सुनाई दी कि शूट चल रहा है, मैं एकदम आया सर, मैंने देखा तो उसके बाद मैंने सोचा कि पब्लिक के ऊपर ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, इसीलिए मैं सर उसके सामने उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके साथ। किस तरीके से माइंड डाइवर्ट किया, कैसे कामयाब हुआ? जब आपके सामने आ गया तो कोई क्या कम्युनिकेशन हुआ, कुछ बोला आपने या उसने कुछ बोला? जी सर, वो कह रहा था कि मैं गोली मार दूंगा तो पीछे हट जा, गोली मार दूंगा तो हट जा। मैंने उसको बोला कि आप ऐसे गोली नहीं मारें, किसी को लग सकती है। मैं उसको थोड़ा डराने की कोशिश की, तो इससे थोड़ा सा कामयाबी मिल गई सर। लेकिन जब उस आपसे जब बातचीत हो रही थी, जो आप बता रहे हैं आपने समझाने की कोशिश की, उस दौरान उसने दाहिने तरफ रोड पर एक फायर किया और फिर आपकी तरफ पिस्टल तानी थी उसने, तो क्या आपको भी फायर किया? नहीं, वो फायर बाद में किया था सर, पिस्टल पहले तान रखी थी, बाद में वो फायर करके और फिर वापस भाग गया सर। एक फायर वो ग्रिल के अंदर से गया सर, उसका पता नहीं चला मुझे क्या हुआ। आपके ऊपर भी फायर किया उसने? सर एक फायर स्टार्टिंग में आते वक्त किया था सर। तो उस वक्त कैसे बचे आप, कैसे अपने आप को बचाया? वो सामने का फायर था सर, थोड़ा सा मैं हिल गया था सर, वो साइड से निकल गया था। अच्छा, जब ये पूरी हिंसा वहाँ पर हो रही थी, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे और आपके सामने ही ये सारी फायरिंग हुई, और भी काफ़ी भीड़ थी उसके साथ, जो कि वीडियो में दिख रहा है, उन लोगों से भी उन लोगों ने भी वहाँ पे फेंकते हुए आ रहे थे सर, पीछे से काफ़ी लोग आ रहे थे, तो टाइम थोड़ा सा सर, इसीलिए मुझे पीछे हटना पड़ गया। बाद में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे सर, जब वो पीछे गया तो वहाँ से फिर काफ़ी लोग आ गए थे, पत्थर फेंक रहे सर बहुत भारी भारी। तो उसके बाद मैं पीछे चला गया सर, जब मुझे ये संतुष्टि हो गई कि अब पब्लिक में कोई दिक्कत नहीं है, बच जाएंगे, अब किसी को गोली लगने का चांस नहीं है, तो मैं फिर आराम से पीछे निकल गया सर। अच्छा, उसके बाद क्योंकि आप वहाँ पर थे, फिर किस तरीके के हालात वहाँ पर बने जब वो वहाँ से वापस गया? सर वापस जाने के बाद थोड़ी स्थिति कंट्रोल में हो गई और कैजुअलिटी होने के चांस कम हो गए सर, थोड़ा दूर दूर हो गए सब। उसके बाद हमारी फोर्स और भी सर और जगह अलग अलग जगह भी हो रहे थे सर, तो और इकट्ठे हो गए थे सर, फिर बाद में बीच में काफ़ी संतुलन हो गया था सर। दीपक जी, आप बेहद करीब थे उसके, जिस शख्स के हाथ में पिस्टल थी, फायरिंग वहाँ पर लगातार हो रही थी, हालांकि उस वक्त कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन क्या आपको उसकी पिस्टल देखकर क्या लगा? क्या देसी तमंचा था या किस तरीके की पिस्टल थी जिससे वो हवाई फायर कर रहा था? सर जब से मैं भर्ती हुआ हूँ सर, मैंने ये पिस्टल देखी नहीं है, जो वो उसकी वो इंग्लिश पिस्टल लग रही थी देखने में, लेकिन मैंने तो जो यूज़ किए सर, ये हमारे जो होती हैं वो उससे अलग थी सर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब मॉब इकट्ठी हो जाती है, आपके उस पर आपने जैकेट पहनी हुई थी, वो एक सेफ्टी रीज़न आपको लगा? जी सर, मैं जैकेट के भरोसे पे ही था सर। सबसे पहले तो मुझे ये पता था कि पब्लिक के पास सेफ्टी नहीं है, मेरे पास कुछ सेफ्टी है। अगर गोली चलती भी है तो मेरे बचने के चांस ज़्यादा हैं सर, और किसी को लग जाती तो उसकी चांस। जो ये पूरी हिंसा हुई है, इसमें जितने लोगों की जान गई है या जो लोग घायल हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बुलेट इंजरी भी लोगों को हुई है, तो क्या जब ये फायर कर रहा था तो क्या लगी थी किसी को गोली या हवाई फायरिंग कर रहा था? इसका मकसद क्या था, कुछ ऐसा लग रहा था आपको? हाँ सर, ये तो नहीं पता चला कि किसी को लगी या नहीं, तब तक किसी ने ना कुछ बताया था सर, और बाद में पता भी नहीं चला कि लगी है या नहीं लगी है। बाकी कोशिश यही थी कि सर किसी को ना लगे। बाकी जो फोर्स थी, क्या फिर वो लोग आपसे मिले, आप लोगों को आपको संभाला, या उस दौरान कहाँ थी फोर्स? जो वो रोड की दूसरी साइड मॉब को कंट्रोल कर रही थी सर। हाँ। तो जैसे उनको पता चला, फिर वो भी इकट्ठे होके आए, फिर उन्होंने कंट्रोल किया सर। आपने देखा अचानक से कि एक शख्स आ रहा है फायर करता हुआ, तो आपको ये नहीं लगा कि पहले औरों को बताएं? आपने अपनी जान की परवाह करे बिना आप बिल्कुल उसके सामने आ गए, उसे समझाने की कोशिश की। उस वक्त आपको ये नहीं लगा कि मैं अगर सामने जाऊंगा मुझे अकेला देखकर मेरे ऊपर हमला कर देगा, या उस वक्त दिमाग में ये बात नहीं आई, अपनी जान के बारे में नहीं सोचा आपने उस वक्त? नहीं सर, ये तो ड्यूटी पार्ट ऑफ ड्यूटी है सर। अपनी जान अगर सोचेंगे तो सर पब्लिक की सेवा कैसे कर पाएंगे, उनकी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? तो बस
उसके बाद यही सोचा था सर कि पब्लिक को किसी को कैजुअलिटी ना हो जाए, बस इसीलिए आ जी, गया। बिल्कुल आपकी ड्यूटी ऐसी है और पुलिस की ड्यूटी ऐसी है कि हमेशा जनता के बारे में सोचना है। सबका एक परिवार है, इंसान ही है, आप और हम इंसान हैं। उस वक्त क्या थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लगा कि खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है? परिवार के बारे में कुछ ऐसा लगा कि सामने एक बंदूक तान के खड़ा हुआ है, इतनी मॉब इकट्ठी है, एक आदमी के दिमाग में ये भी आता है कि अचानक से कोई हमला कर देगा, ऐसा कुछ आया दिमाग में? परिवार का ख्याल आया? कोई ऐसी बात हुई? नहीं सर, औरों के भी तो परिवार है सर, पहले उनकी सोचने की उनके बारे में तो सोचता हूँ सर मैं पहले। ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि आपकी ड्यूटी ऐसी है, जान की परवाह करे बिना आपने और जनता के बारे में सोचा कि किसी और को गोली ना लग जाए। जब ये कंडीशन हुई, जब वीडियो टीवी चैनल्स पर चलने लग गया, सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गया, उसके बाद परिवार से फोन आया? उसके बाद कुछ बात हुई कि आप ठीक हैं, आप सुरक्षित हैं? चिंता घर वालों को बाद में हुई? कुछ हालचाल पूछा? जी सर, उनको 2 दिन बाद पता चल गया सर सोशल मीडिया से। फिर बाद में पिताजी ने तो कहा था सर कि आपकी पार्ट ऑफ ड्यूटी है और आपने बहुत अच्छा किया है और आगे अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हम हमारी तरफ से तो पूरा अप्रिशिएट है कि आगे भी आप ऐसी सुरक्षा करते रहें। परिवार में कौन कौन है आपके? पिताजी हैं सर, 2 छोटे भाई हैं और मम्मी, वाइफ, 2 बेटियां। फक्र महसूस हो रहा है परिवार वालों को कि आपने अपनी जान की परवाह नहीं करी, आप सामने खड़े हो गए? कुछ आपको ऐसा लग रहा है, एक प्राउड महसूस, या घर वाले के या इलाके के लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? जी सर, पूरा गांव सभी कह रहे हैं सर कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, तूने किसी को चोट भी नहीं लगने दी और अपने आप को भी बचा लिया। तो देखिए, ये दीपक दहिया जी हैं, हेड कांस्टेबल हैं, ट्रेनिंग चल रही है फिलहाल इनकी, 3rd बटालियन में है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सामने जब वो शख्स बंदूक लहराता हुआ आ रहा था, उस दौरान इन्होंने देखा कि वहां पर तमाम जनता है, किसी को भी गोली लग सकती है, सबकी जान खतरे में आ सकती है। इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, सामने आकर खड़े हो गए, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की। जो सामने बंदूक लहरा रहा था शाहरुख, जो फायरिंग कर रहा था, उसे इन्होंने कहा कि यहां पर लोगों की जान को खतरा हो सकता है, इस तरीके का काम वो ना करे। जिसके बाद हालांकि वो शख्स जो है नहीं माना, हवाई फायर करता रहा, उसके साथ मॉब इकट्ठी हो गई, पथराव जो है लगातार पुलिस के ऊपर कर रही थी। कई पुलिसकर्मी इसमें चोटिल हुए हैं, एक पुलिसकर्मी जो है उनकी रतनलाल, उनकी मौत हो गई है। अभी तक जो पुलिस के सूत्र हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि शाहरुख फरार है, उसके परिवार का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अब तक वो सामने नहीं आया है। शाहरुख को ढूंढने के लिए इस वक्त लगातार छापेमारी की जा रही है, ना केवल क्राइम ब्रांच बल्कि दिल्ली पुलिस। लेकिन इस तरीके के जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, दीपक दहिया, इनकी तारीफ की जानी चाहिए, इन्हें रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए कि ये जनता के लिए हमेशा तत्पर हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने पूरी जनता के बारे में सोचा और जनता की जान बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कैमरामैन राजा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। दीपक दहिया की ये बातचीत सुनकर अनायास ही मन में ये ख्याल आता है कि कितनी बार, कितनी आसानी से हम पुलिस को कोस देते हैं, उन पर सवालों की एक फहरिस्त खड़ी कर देते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जिसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, पत्नी है, बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो उस पिस्टल के सामने सीना ताने खड़ा रहा ताकि वहां जो आप जैसे, हमारे जैसे आम लोग हैं, गोली उन तक ना पहुंचे। ऐसी दिलेरी को सलाम है, ऐसे शख्स को सलाम है। और हम इसीलिए ये कोशिश कर रहे थे कि जरा हम बात करें उस शख्स से जिसने वो मंजर झेला। हमने आपको दिलेर कांस्टेबल की पूरी कहानी सुनाई। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दीपक दहिया का ये पूरा इंटरव्यू एक बार फिर आपको सुनाएंगे, क्योंकि आज पूरी दिल्ली, पूरा देश मोस्ट वांटेड दंगाई शाहरुख की तस्वीर का सच जानना चाहता है और उस दिलेर को सुनना चाहता है जो हमारे लिए, आपके लिए उस बंदूक के सामने अडिग खड़ा रहा। जल्द लौट रहे हैं।